Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, this is 15th February 2025 news analysis by the Exams Made Simple. आई होप आप लोग को कंटेंट अच्छा लगेगा. आई होप आप लोग इसको पसंद करेंगे. स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर्स को, बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल, क्योंकि उसी से तो यार मजा आने वाला है ना. आप लोग लाइक शेयर कर दिया करिए. 100, 150, 200 लाइक नहीं करते हो आप लोग, तो प्लीज डू दैट फ्रॉम योर एंड अगर आप कर सके तो. स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फ्रंट पेज की. मैं आपको एक ग्लिम्स दे दूं क्या क्या हम डिस्कस करेंगे. पहला न्यूज आर्टिकल, यूएस इंडिया डबल करेंगे बायलैटरल ट्रेड को बाय 2030. तो इसमें एक प्रोग्राम है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. बाकी दूसरी न्यूज़ है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्ट करने का पैनल बैठने वाला. तो वो पैनल क्या है, कैसे आया वो पैनल, और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. थर्ड है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट न्यूज़ में था. तो मैं सब्जेक्ट वाइज आपका नोट्स पूरा बना लिया है. इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी एंड इससे ज़्यादा आएगा भी नहीं. यूपीएससी भी इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है ना. तो लेट मी स्टार्ट द एनालिसिस. जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, ये पूरा लोड हो जाए. लेट इट लोड अगेन. ओके, सो द फर्स्ट, जैसा मैंने आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट न्यूज में था, तो आप सबको पता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या बोलता है, बस वो एक बार हम जान लेते हैं. तो दिस लॉ बेसिकली प्रिजर्व्स द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेसेस एज द एग्जिस्टेड ऑन 15 अगस्त 1947. तो याद रखिएगा, ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये प्रिजर्व करता है रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेसेस. रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेसेस का मतलब कि जो हिंदू रिलीजियस प्लेसेस है वो हिंदू रिलीजियस प्लेसेस रहेंगे, जो मुस्लिम रिलीजियस प्लेसेस है वो मुस्लिम रहेंगे, जो क्रिश्चियन रिलीजियस प्लेसेस है क्रिश्चियन रिलीजियस प्लेसेस रहेंगे. सो एज पर देयर रिलीजियस कैरेक्टर दे विल रिमेन एज दे एग्जिस्टेड ऑन 15 अगस्त 1947. तो ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है. अब चूंकि इसमें याद रखिएगा, आप लोग के दिमाग में एक सवाल अगर आता है कि राम जन्मभूमि का जो केस है या अयोध्या मंदिर का जो केस है वो कैसे था, तो बाबरी मस्जिद का केस ऑलरेडी उस समय सब्जुडाइज था, इस कारण से उसको एक्सेप्शन में रखा गया था. याद रखिएगा, दैट वाज एक्सेप्शन इन दिस केस, ठीक है. तो उसको एक्सेप्शन में रखा गया था और कहा था उसके अलावा बाकी सबके वैसे ही रहेंगे. बट अभी रिसेंटली ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है. क्यों? क्योंकि बार बार अलग अलग टाइप के केसेस, अलग अलग रिलीजियस कैरेक्टर के प्लेसेस के जो केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं. और अभी भी एक पिटीशन गया है सुप्रीम कोर्ट में, कहा है कि भाई स्ट्रिक्टली आप इसको इंप्लीमेंट करवाएं, प्लीज मेक स्ट्रिक्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट. क्यों? क्योंकि बार बार कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब होती है. बिकॉज जैसे अभी ज्ञानवापी मॉस्क का केस चल रहा है ना, ज्ञानवापी का केस चल रहा है एंड ऑल, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो ऑलरेडी पेंडिंग हो गए हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन. तो इनका पिटीशन में कहना है कि भाई प्लीज स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करें इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, अदरवाइज कम्युनल हार्मनी जो रहेगी वो दैट कैन नॉट बी मेंटेन. सो दैट वाज द थिंग. सिलेक्शन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो मैंने आपको बताया था, उसके न्यू रूल्स. आप सबको पता है कि जो सिलेक्शन पैनल है वो नया बना दिया गया है. अभी रिसेंटली 2023 में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक रिकमेंडेशन दिया था गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि भाई आप जो सिलेक्शन करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, उसके लिए एक पैनल बनाए. अब हालांकि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वो केस हैंडल किया था, तो उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया था उसके पैनल में उन्होंने एक चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को भी रखा था, मतलब या फिर एक जज नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस. तो उन्होंने कहा था कि जुडिशरी का भी एक जज आपको या चीफ जस्टिस खुद बैठेगा उस पैनल में, ठीक है ना, सिलेक्शन करने के पैनल में. तो अब दिक्कत क्या हो गई कि जब नई प्रोसेस बनाई गई, द न्यू प्रोसेस व्हेन इट वाज मेड, यहां पे दिक्कत क्या हो गई कि सिलेक्शन का पैनल जब बनाया गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें प्राइम मिनिस्टर को रखा, लीडर ऑफ अपोजिशन को रखा और यूनियन होम मिनिस्टर को रख दिया, यूनियन मिनिस्टर को रख दिया. अभी इस केस में अमित शाह जैसे हैं अभी जो होम मिनिस्टर हैं, ठीक है ना. और उन्होंने जो यूनियन मिनिस्टर रखा उसको, मतलब वो किसको रिप्लेस करके रखा, रिप्लेसिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. मतलब पहले सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेशन दिया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा, लेकिन जब इन्होंने पैनल बनाया तो उसमें रिप्लेस कर दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और यूनियन मिनिस्टर को रख दिया, ठीक है. नाउ दिस इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट. अब दिक्कत क्या है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एक ऐसी पोस्ट है इलेक्शन कमिश्नर की जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो कि हमारे डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा बेस है, सबसे बड़ा आधार है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है. तो ट्रांसपेरेंसी रहे इस कारण से इसको किया गया था पैनल का काम. लेकिन उन्होंने उसमें भी मतलब गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी मतलब मेजॉरिटी रखी. तो इस कारण से ये मैटर फिर से पेंडिंग चला गया, फिर से सुप्रीम कोर्ट में गया कि भाई आपका तो एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, क्योंकि आपने जो रिकमेंडेशन दिया उसके हिसाब से काम ही नहीं हुआ. उन्होंने चीफ जस्टिस को ही रिप्लेस कर दिया यूनियन मिनिस्टर से. तो अभी रिसेंटली 19 फरवरी को क्या होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग होने वाली है रिगार्डिंग दिस पैनल एज वेल. तो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग होने वाली है, लेट्स सी क्या होता है. अगला जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल रिलेशन का पहला टॉपिक फ्रंट पेज का, इंडिया यूएस ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशन. अब ये जो आर्टिकल था ना डबल करने वाला,
वो था बेसिकली, उसमें था मिशन 500। अब ये मिशन 500 क्या है? तो जो बायलेटरल ट्रेड है वो अभी लगभग $250 बिलियन के आसपास है, उसको डबल करना है बायलेटरल ट्रेड टू $500 बिलियन बाय 2030। इंडिया और यूएस ने अपने ट्रेड रिलेशंस को आगे बढ़ाते हुए एक मिशन 500 के अनाउंसमेंट किया है, और ये मिशन 500 क्या है? टू डबल द बायलेटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड द यूएसए टू रुपीज बोल दिया मैंने, सॉरी, टू $500 बिलियन बाय 2030, 2030 तक करना है। कौन कौन से सेक्टर्स में ये स्ट्रैटेजिक रिलेशन बढ़ेगा? तो ये डिफेंस में हम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं। अभी मैं आपको डिफेंस का बताऊंगा, अभी कुछ डिफेंस में कुछ चीजें यूएसए देना चाहता है हमें, तो मैं बताऊंगा अभी। एनर्जी में कर सकते हो और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कर सकते हो। तो डिफेंस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये की सेक्टर्स रहेंगे। एंड यूएस ने हालांकि इंडिया को क्रिटिसाइज किया है कि आपके जो टैरिफ्स हैं, जो एक्स्ट्रा टैरिफ आप लगा रहे हैं, स्पेशली कुछ यूएस गुड्स में भी लगा रहे हैं, तो दे आर अनफेयर, है ना। इसीलिए हम हो सकता है रेसिप्रोकल टैक्सेशन भी शुरू करते हैं। अच्छा, आपको बता दो, यूएस और इंडिया का ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है, जो मिशन 500 है, इट वॉज ज्वाइंटली लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है ना। तो दिस इज मिशन 500 jointly launched by Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, है ना। एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड इसके अलावा एनर्जी में जो कॉर्पोरेशन है, इंडिया प्लानिंग कर रहा है टू इंक्रीज द इंपोर्ट ऑफ अमेरिकन ऑयल एंड गैस। तो इंडिया जो है प्लानिंग कर रहा है टू इंपोर्ट अमेरिकन ऑयल एंड गैस। तो हो सकता है एनर्जी कॉर्पोरेशन से भी हमारे रिलेशंस और अच्छे हो जाएं। इसी के साथ इंडिया और यूएस का एक और पार्टनरशिप इनिशिएटिव है, ट्रस्ट इनिशिएटिव। रिमेंबर दिस नेम, ट्रस्ट इनिशिएटिव। और ट्रस्ट इनिशिएटिव इज बेसिकली फॉर स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ट्रस्ट इनिशिएटिव अगर आपसे कोई पूछे किसके बीच में है, तो ट्रस्ट इनिशिएटिव है टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएस। एंड क्यों है ये? टू इंक्रीज कोऑपरेशन इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक एआई, सेमीकंडक्टर्स, बायोटेक एंड स्पेस, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, एआई, सेमीकंडक्टर्स, बायोटेक एंड स्पेस, इन फील्ड्स में स्ट्रेंथन करने के लिए, क्या स्ट्रेंथन करने के लिए? कोऑपरेशन इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, याद रखिएगा, ठीक है। एंड दिस इनिशिएटिव बेसिकली रिप्लेसेस द इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। आईसीईटी एग्रीमेंट हुआ था एक इंडिया और यूएस के बीच में, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, उसको ये रिप्लेस करेगा ट्रस्ट इनिशिएटिव। क्या रिप्लेस करेगा? इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, उसकी ट्रस्ट इनिशिएटिव ला दिया गया है, और ये भी की टेक्नोलॉजीज के ऊपर ही है। अब ऑब्वियस सी बात है, एरियाज कौन कौन से फोकस होंगे? तो रेजिलिएंट सप्लाई चेन रहे, नेशनल सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर्स और ऑल में एआई रिसर्च करेंगे, ठीक है ना। एंड ये लॉन्च किया गया है बाय इंडिया एंड यूएस एज पार्ट ऑफ देयर ब्रॉडर कॉम्पैक्ट फ्रेमवर्क। तो एक कॉम्पैक्ट फ्रेमवर्क है इंडिया और यूएस के बीच में। अगर आपसे ये भी पूछता ना कॉम्पैक्ट फ्रेमवर्क किस कारण से न्यूज में था, तो इंडिया यूएस के रिलेशन के कारण है। याद रखेगा, कॉम्पैक्ट फ्रेमवर्क, उसी कॉम्पैक्ट फ्रेमवर्क के अंतर्गत ये इनिशिएटिव है। क्या नाम है इसका? ट्रस्ट इनिशिएटिव, ठीक है। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस एज वेल। बांग्लादेश न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? क्योंकि वहां पे आपको पता है कि इंटरिम गवर्नमेंट बना दी गई है, जिसको कौन लीड कर रहा है? मोहम्मद यूनुस लीड कर रहे हैं। हालांकि मोहम्मद यूनुस नोबेल प्राइज विनर भी है। एंड इन्होंने रिप्लेस किया है शेख हसीना को। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कंसर्न रेस किए थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ सामने अभी कि भैया बांग्लादेश में स्टेबिलिटी नहीं है, उसको स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है, ठीक है ना। एंड ये न्यूज़ में था। इसके अलावा जीटीआरआई अभी न्यूज़ में था। जीटीआरआई ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स बाय यूएस एंड इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। क्या हो रहा है कि आप सबको पता है कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि यूएस नाखुश है इंडिया के कुछ टैरिफ्स के कारण, ठीक है ना। इसी कारण से वो रेसिप्रोकल टैरिफ, मतलब कि आप जैसे लगाएंगे वैसे हम भी टैरिफ लगाएंगे, तो वो यूएस भी कुछ कुछ जगहों पे टैरिफ लगा रहा है। तो जीटीआरआई यानी कि जो आपका एक रिपोर्ट निकालता है, ग्लोबल ट्रेड इनिशिएटिव है। तो ग्लोबल ट्रेड इनिशिएटिव में इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने कहा है कि किस तरीके से ये टैक्स जो है, रेसिप्रोकल टैक्सेशन है, ये इंडिया और यूएसए के हो सकता है रिलेशंस को इम्पैक्ट करें। और ये ऑब्वियस सी बात है, ये जो टैरिफ हैं ये इंडिया के लिए भी नुकसानदायक होंगे। जैसे यूएस के लिए नुकसानदायक है इंडिया के टैरिफ, वैसे यूएस के टैरिफ इंडिया के लिए नुकसानदायक होंगे। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। डिफेंस एंड सिक्योरिटी में यूएस जो है वो पुश कर रहा है फॉर ऑफरिंग F-35 फाइटर जेट। तो याद रखिएगा, यूएस ने इंडिया को ऑफर किया है उनका सबसे एडवांस्ड 5th जनरेशन फाइटर जेट, जिसको F-35 बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे F-35 फाइटर जेट कहाँ का है, तो यूएसए का है। न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? क्योंकि यूएसए जो है वो देना चाहता है इंडिया को ये चीज, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, और इसको याद रखिएगा।
इंडिया यूएस ने अभी रिसेंटली रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट, आरडीपी याद रखिएगा, रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट साइन किया है टू अलाइन द प्रोक्योरमेंट सिस्टम। दोनों कंट्री एक दूसरे के प्रोक्योरमेंट सिस्टम को अलाइन करने के लिए रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा। एंड जो जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है एंड स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, उनका को प्रोडक्शन का भी प्लान चल रहा है। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एंड स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स एंड जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक न्यूज में था टॉपिक, एग्रीमेंट यूएस डिजाइंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स टू बी बिल्ड इन इंडिया। अब आपको पता है ना कि इंडिया और यूएस का जो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, उसको हम 123 न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट बोलते हैं, 123 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट बोलते हैं। तो ये आप नाम याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि 123 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हमने किसके साथ किया है, तो ये हमने किया यूएस के साथ, ठीक है ना। हालांकि 2007-8 में ही हमने लगभग साइन कर लिया था सिविल न्यूक्लियर डील, बट बहुत ज़्यादा उसका डेवलपमेंट हो नहीं पाया था क्योंकि यूएस बहुत ज़्यादा सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमको ट्रांसफर नहीं कर रहा था। लेकिन अब यूएस ने कहा है कि आवर डिजाइंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स विल बी बिल्ड इन इंडिया। इंडिया में अब यूएस बिल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनेंगे, जैसे कूडनकुलम रशिया की मदद से हमने बनाया है ना। कूडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट जो है रशिया की मदद से बनाया है। अच्छा, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है पता है ना। सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट का मतलब होता है कि डिफेंस या वॉरफेयर के लिए यहाँ पे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया जाएगा, केवल सिविल पर्पसेस यानी कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गया, इसके लिए आप न्यूक्लियर का यूज करेंगे, है ना। तो वॉर के लिए नहीं करेंगे या डिफेंस के लिए नहीं करेंगे, ओनली फॉर योर सिविल नीड्स यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जैसे हो गया, ठीक है ना। और यूएस ने यह भी कहा है कि हम आपकी एंट्री इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में कराने के लिए भी मदद करेंगे, है ना। यूएस सपोर्ट करता है इंडिया की एंट्री इनटू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा, अब एडिटोरियल जो है, आज के 2 एडिटोरियल हैं। एक है द तीस्ता डैम एंड क्लाइमेट चेंज रिस्क, ये एडिटोरियल से उठाया है मैंने, और दूसरा है ग्रीन गोल्ड, है ना। तो दोनों मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, नहीं तो आप लोग को लगेगा कि कहीं कहीं और का ही मैंने एडिटोरियल उठा लिया है। तो मैंने आपको दिखा दिया था, देखो प्लेसेस ऑफ वर्शिप दिखा दिया यहाँ पे, एंड इसके अलावा मैंने आपको यूएस इंडिया ट्रेड के बारे में बता दिया, ठीक है ना। एंड इसके अलावा मैंने आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पैनल के बारे में बता दिया, उनके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दिया, तो वो भी लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। यूएस पुशेस फॉर मोर डिफेंस डील्स, ऑफर F-35 एयरक्राफ्ट टू इंडिया, ये भी मैंने आपको बता दिया, देख लो, है ना। यूएस डिजाइंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स टू बी बिल्ड इन इंडिया, ये भी मैंने आपको बता दिया। और ये जो ट्रस्ट इनिशिएटिव था मैंने आपको बताया था, ट्रस्ट का देखो फुल फॉर्म भी लिखा है, ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, है ना। याद रखिएगा, ट्रस्ट इनिशिएटिव क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये देखो कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव, ठीक है, ये देखो कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव जैसा मैंने बताया था। और ये रिप्लेस करेगा आईसीईटी को, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो देखो ये सारी न्यूज़ आर्टिकल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे न्यूज़ में था, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया और यूएस दोनों क्वाड के मेंबर हैं, ये तो आपको पता है। इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड के मेंबर हैं। इसके अलावा the two sides are also planning to convene partners of the IMEC, यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है उसमें भी रहेगा। एंड I2U2 यानी कि इंडिया, इजराइल, यूएस, यूएई, ये भी एक इनिशिएटिव है जिसमें दोनों ही पार्टनर्स हैं। तो ये याद रखेगा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसमें दोनों साइड ने कहा कि हम जल्दी 6 महीने के अंदर एक बैठक करेंगे सारे इनकी, और उस पर उनके ऊपर भी डिस्कशन शुरू करेंगे। तो I2U2 भी जरूर आप याद रखेगा। एडिटोरियल जैसे मैंने आपको बताया था, तीस्ता डैम एंड द लॉन्ग शेडो ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये पहला एडिटोरियल है। और दूसरा एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे वो यहाँ पे दिस वन, द गार्डियंस ऑफ द ग्रीन गोल्ड। तो ये दोनों न्यूज आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तीस्ता वाटर वाला मैं आपको थोड़ा सा कुछ पॉइंट बता देता हूँ। अभी इशू क्या चल रहा है, राइजिंग टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड ग्लेशियर मेल्टिंग। अब ग्लेशियर मेल्टिंग आप सबको पता है, हिमालयन, हिंदू कुश और सब हिमालयन, यहाँ बहुत ज़्यादा ग्लेशियर मेल्टिंग का इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है ना। ऑब्वियस सी बात है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, जो गंगा रिवर है, इनमें सब में वाटर सप्लाई बढ़ जाएगी, है ना। इनमें बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। दूसरी नदियाँ जो हैं, जैसे तीस्ता रिवर सिक्किम से निकलती है, वहाँ पे भी उनका ही वाटर फ्लो बढ़ जाएगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि तीस्ता रिवर जैसे जिस सिक्किम से इनिशिएट होती है ये, फिर बाकी फिर बाद में
बांग्लादेश जाती है, तो इस पे भी वाटर लेवल इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो जब वाटर लेवल इसका बढ़ेगा तो तीस्ता तो वैसे भी अपने कोर्स को बार बार चेंज करती रहती है। तो दैट इज़ हाउ इट इज़ थ्रेटनिंग नाउ, कि तीस्ता जो है उसमें हायर फ्लड आने की संभावनाएं हैं। जब हायर फ्लड आने की संभावनाएं हैं तो इट विल थ्रेटन द लोकल कम्युनिटीज। सबसे पहली चीज़ लोकल कम्युनिटीज़ को इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। देन जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं वहाँ पे भी इनके ऊपर असर पड़ेगा, है ना। सस्टेनेबल हाइड्रो पावर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। देन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ड्यू टू चेंजिंग वाटर अवेलेबिलिटी, बार बार जैसे पानी की अवेलेबिलिटी कभी ज़्यादा है कभी कम है, इससे भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। एंड इसका रिवर कोर्स बार बार चेंज होता है, तीस्ता का रिवर कोर्स चेंज होता है, आप सबको पता है, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट भी है तीस्ता का। क्योंकि ऑब्वियस बात है, जब रिवर कोर्स एक्चुअली इंडिया और बांग्लादेश के जब आप बॉर्डर देखेंगे ना, तो दैट पासेस थ्रू द तीस्ता रिवर। अब जब तीस्ता रिवर कोर्स चेंज करती है तो वाटर चेंज हो जाता है। तो दैट इज हाउ इट इज वेरी मतलब दिक्कत देने वाली चीज़ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात चल रही है, अगला जो टॉपिक था वो था यहाँ पे कोंडा रेड्डी ट्राइब और गार्डियंस ऑफ द ग्रीन गोल्ड। तो यहाँ पे देखो कोंडा रेड्डी लिखा हुआ ना, कोंडा रेड्डी। तो पहले तो एक ट्राइब का नाम याद रखें, कोंडा रेड्डी ट्राइब। कहाँ की ट्राइब है ये आंध्र प्रदेश की ट्राइब है। और यहाँ ग्रीन गोल्ड जो लिखा हुआ है ना, वो यहाँ के बैम्बू और ग्रीन फॉरेस्ट और बैम्बू के लिए लिखा गया है। द ग्रीन गोल्ड इज ग्रीन बैम्बू एंड फॉरेस्ट। एंड यहाँ पे एक स्पेशल वैरायटी है, स्पीशीज है बैम्बू की, विच इज एंडेमिक टू द गोदावरी वैली। और ये है कोंडा वेडूरू, याद रखिए, कोंडा वेडूरू, दिस इज द नेम विच यू शुड रिमेंबर। तो कोंडा वेडूरू नाम आप याद रखिएगा। इट इज नोन फॉर इट्स रिच न्यूट्रिशनल वैल्यू, याद रखिएगा। एंड इट हैज गेन्ड पॉपुलरिटी पोस्ट कोविड-19 व्हेन मेनी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग हेल्दी फूड आइटम्स। तो यहाँ पे याद रखिएगा रेसिपीज भी बनती हैं बहुत सारी इस द ग्रीन गोल्ड इसको कहा कहते हैं वो लोग, कोंडा वेडूरू को। एंड द ट्राइब इज सेलिब्रेटिंग द ऑनसेट ऑफ समर। यहाँ पे ऑब्वियस बात है, यहाँ पे ये जो कोंडा वेडूरू है उसकी सीक्रेट रेसिपीज और ये सब बहुत चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये आप याद रखिएगा। ट्राइब आपको कोंडा रेड्डी मैंने आपको बता दी कहाँ पर है, दिस इज इन आंध्र प्रदेश। देन कोंडा ये आपका वेडूरू आप जरूर याद रखिएगा, दिस इज द ग्रीन गोल्ड जो एंडेमिक वैरायटी है आपके बैम्बू की इन द गोदावरी वैली, उसको आप याद रखिएगा। एंड पोस्ट कोविड स्पेशली ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ जब फूड हैबिट्स और नए हेल्दी फूड ऑप्शंस ढूंढने लगे ना, तब ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी आ गया था। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी आपको याद होगा या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे मूव कर सकते हैं, देखते और क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर तो और ऐसी कोई खास न्यूज़ मुझे नहीं दिख रही जो इंपॉर्टेंट रही हो। बाकी स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल कैटेगरी में आपको पता है मनु भाकेर को दिया गया है, याद रखिएगा। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर ये मनु भाकेर को दिया गया है। एंड कोच ऑफ द ईयर जसपाल राणा। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ऑब्वियस होते हैं मनु भाकेर। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर ओलंपिक में स्वप्निल कुशाले, है ना। पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ट्रिब्यूट मिली है अवनी लेखरा को। इंस्पिरेशनल आइकॉन पीवी सिंधु को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड गुरबख्श सिंह और मैरी डिसूजा को, है ना। तो दीज आर सम ऑफ द अवार्ड्स। नेशनल टीम अवार्ड जो दिया है वो इंडियन मेन चेस और वुमेन चेस को दिया गया है, तो दैट इज गुड। So that is it for the day. I hope you liked our video. Please do like, share, and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.